बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से मैं इकबाल जंजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक तरफ अवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के अंदर पिस रही है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपनी अपनी सियासी जमातें, ख़ास करके क्योंकि दो इस वक्त वो सियासी जमातें हैं जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी है, मेहरबानी भी है, और वो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने हलकों के अंदर कोई शमूलियत का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई टिकटों की दौर में लगे हुए हैं, और कोई अवाम के अंदर उसी तरह से जो माजी के पुराने रटे रटाए स्क्रिप्ट हैं वो उनको सुना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तैयारियों के साथ साथ नून लीग के अंदर एक नया जो सिलसिला है इंटरव्यूज़ का या इम्तहानात का, ये शुरू है। और पहले ये कहा जाता था कि मियाँ साहब अब मुज़फ़्फ़राबाद आए, कि अब मुज़फ़्फ़राबाद आए, फिर कभी कुछ, लेकिन करते करते आखिर मियाँ साहब ने इन सब को, आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी उम्मीदवार थे उनको इंटरव्यू के लिए, दर्शन के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए लाहौर जाती उमरा में बुलाया। सारे के सारे वहाँ पहुँचे और अपने अपने जो दुखड़े थे सुनाए, अपनी कारकर्दगी, अपनी पावर, अपनी वो चीज़ वहाँ बताई। और ये कहना कि आने वाले वक्त में कौन बनेगा सुल्तान नहीं, कौन बनेगा करोड़पति भी नहीं, बल्कि कौन बनेगा करप्शन का बादशाह, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और वहाँ पर उन सब के लिए जो क़याम व ताम था, खाने भी थे, बाकी चीज़ें भी थी, वो पेश की गई। खास करके जो नज़रें थी वो हल्का वस्ती या बाग के अंदर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं इनके ऊपर ज़्यादा नज़रें थी। हल्के शर्की के अंदर मीर अकबर साहब और एजाज खटाना साहब वो उम्मीदवार थे, और वस्ती में मुश्ताक नास और ब्रिगेडियर खान मोहम्मद खान साहब भी उम्मीदवार हैं। इन दोनों के अंदर दोनों हलकों में कांटेदार मुकाबला कह सकते हैं। लेकिन अंदर की खबर ये आई कि वहाँ पर जो खटाना साहब थे शर्की से, उन्होंने अपने तमाम चीज़ें बताई कि मैं कारकुन हूँ, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, नून लीग के अंदर हूँ, और मेरी ये कारकर्दगी है। और कहा गया कि जब मीर अकबर साहब की बारी आई, वो खड़े हुए, बगैर कुछ कहे वापस बैठ गए। तज्ज़िये दो तरह के हो रहे हैं कि मीर अकबर साहब ज़्यादा फेवरेट हैं, उनको मिलेंगे, लेकिन साथ ही मियाँ साहब का ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान कह लें चल रहा था, उन्होंने दिया होगा, किसी ने लिखा होगा कि मियाँ साहब ने कहा कि जो नए आने वाले हैं, नून लीग के अंदर शामिल हुए, उनको हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, लेकिन टिकट उनको मिलेगा जो पुराने साथी हैं, जो नून लीग के वफ़ादार हैं या इसके साथ रहे। अगर इस बात को देखा जाए तो मीर अकबर साहब बेशक पुराने सियासतदान हैं, लेकिन वो नून लीग में अब शामिल हुए हैं। पहले वो पीटीआई में थे, उससे पहले वो इसी तरह से नून लीग में थे, उससे पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे। वो 15 साल से इक़्तिदार के अंदर ही हैं और हर उस जमात के अंदर आ जाते हैं जो इक़्तिदार में आती है। ठीक है, ये उनका हक बनता है और आजकल चलता भी यही है। लेकिन खटाना साहब दूसरी तरफ वो भी कहते हैं कि मैं सियासी कारकुन हूँ और मैंने बड़ी मेहनत की, देखते हैं क्या होता है। हल्का वस्ती के हवाले से मुश्ताक मनाज साहब और इसके साथ ब्रिगेडियर साहब, ये दोनों थे। अब इन दोनों में ये कहा जाता है कि कौन था, लेकिन जो अवाम की 99% राय, इवन के ब्रिगेडियर साहब के अपने हल्के में के अंदर भी थी, वो यही थी कि मुश्ताक मनाज को टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो बहुत करीबी हैं मियाँ साहब के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल नए नो मौलूद कह सकते हैं कि सियासत के अंदर हैं, लेकिन उनका जो अपना दावा था वो ये है कि जमहूरियत है, मेरी बरादरी बहुत बड़ी है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, मुझे लोग पसंद करते हैं और जिस तरह से अवाम कहेगी वो फैसला होगा। लेकिन चलें, वो उनका बयान है और तजुर्बे हमारे सामने भी हैं कि जमहूरियत कितनी है, कितनी नहीं है, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस तरफ जा रहा है। आगे पाकिस्तान के अंदर सियासत जो कर रहे हैं उनका अपना एक वतीरा, अपना एक तरीका है। वहाँ पर बिजली के बिल, गैसेस और दीगर चीज़ों पे सियासत की जाती है। जब वहाँ मरियम नवाज़ हो या बिलावल हो, वो आकर ये कहते हैं कि 200 यूनिट भी हम फ्री करेंगे, कोई कहता है 300 यूनिट बिजली के फ्री करेंगे, हमें वोट दिया जाए। और जब वोट दिया जाता है तो जो हाल है वो आपके सामने है, उससे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इसके बदले में ये बयान दिया जाता है कि हम बरादरीज़म को ख़त्म करेंगे, कबीलाइज़म को ख़त्म करेंगे और सारी बरादरियाँ हमारी हैं,
70 सालों से, वो भी आपके सामने है कि कितना कबीलाइज़्म ख़त्म होता है, कितना बरादरीज़्म ख़त्म हुआ, ये सब के सब आपके सामने है। मैंने पिछले एक व्लॉग में भी कहा था कि किसी का बाप भी बरादरीज़्म यहाँ ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये नस-नस के अंदर धँसा हुआ है और यही वो बुनियादी इनका बयानिया है जिसको बार-बार ये कैश करवाते हैं या देते हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। नून लीग की सियासत अपनी जगह पे कैसी है, कैसी नहीं है, ये सबके सामने है। अगर हम इसी से बात करें तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ये कहें कि चारों तरफ से अगर बेइख्तियार भी है लेकिन छाई हुई है नून लीग की हुकूमत, और उसके कहे बगैर ट्रंप भी दूसरी बात नहीं कर सकता। एक इशारा शहबाज शरीफ का होता है, ट्रंप अपना हुर्मत से अपने जहाज़ बुला लेता है, जंग बंद कर देता है। फिर एक इशारा शहबाज शरीफ का होता है, ट्रंप अपना बयान बदल देता है। फिर एक इशारा होता है, जंग शुरू कर देता है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो कितनी मजबूत है, पावर में है। लेकिन दूसरी तरफ ना आलमी मंडियों में इजाफा हुआ, ना कोई बहरान आया, ना कोई कुछ और हुआ। जंग कहीं शुरू है, दूर है, ये बंद है, लेकिन यहाँ पर तेल की कीमतों में 15-15 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम की ना सिर्फ कमर तोड़ दी गई, बल्कि वो तमाम लफ्ज़ जितने मैं अक्सर कहता हूँ कि रटे हुए लफ्ज़ होते हैं वही आते हैं, लेकिन अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, बेबस कर दिया, और इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। अवाम का क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अवाम को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, जिस तरह से अवाम को डरा के रखा हुआ है, जिस तरह से अवाम को खौफ में रखा हुआ है, ऐसे लगता है कि कोई चांस नहीं है। अज़ान हो रही थी नाज़रीन। जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लग नहीं रहा कि ये कहीं नीचे आएँगी, क्योंकि इसका कोई फ़ार्मूला नहीं है, कोई हालात से जुड़े हुए नहीं हैं, ना इसका ताल्लुक जंग से है, ना इसका ताल्लुक किसी आलमी महंगाई से है, ना इसका ताल्लुक IMF के किसी और उस सिलसिले से है। इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को दबाना, मजबूर करना, बेबस करना और इस हद तक रख देना कि वो फिर अपने मुँह से आवाज़ तक ना निकाल सकें। अब नाज़रीन, सोचने वाली बात है कि सवा 400 रुपए अगर पेट्रोल फ़ी लीटर हो गया है, तो कहाँ जाएगा? आगे कहाँ जाएगा? अगर ये इसी तरह से वीकली बढ़ता रहा, मंथली भी बढ़ता रहा, तो तनख्वाहें वही हैं, आमदन वही है, मज़दूर बेचारा बेबस है, लेकिन ये 1000 रुपए लीटर से भी ऊपर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और अफ़सोसनाक बात ये है, जब इस मौजूदा हुकूमत को गुलाम, अर्दली या जाली करप्ट हुकूमत कहा जाता है, तो बहुत से नीचे कमेंट्स के अंदर ऐसे ग्रुप सामने आ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी हुकूमत है, ये दूध और शहद की नहरें इसने बहा दी हैं और ये अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है। मुझे समझ नहीं आती कि इसको हम ये कहें कि ये हमारे लिए, अवाम के लिए अज़ाब अज़ीम है, कोई बद्दुआ है, कोई सज़ा है, या फिर क्या है ये अल्लाह की तरफ से कि ना ये जान छोड़ते हैं, ना ये कहीं जाते हैं। खुद ये अरबों, खरबों, बिलियन, ट्रिलियंस के अंदर करप्शन करके ये बन चुके हैं, लेकिन अवाम के लिए बस इनके पास एक ही चीज़ है कि पत्थर था वो दिल पे रख दिया। वो पत्थर पता नहीं कहाँ से आया, वो पत्थर पता नहीं कैसा है, वो पत्थर किस तरह है कि जो दिल पे रखते हैं तो ये बेहोश हो जाते हैं, कोमे में चले जाते हैं, इनका सेंस चेंज हो जाता है, इनकी कोई सोच माऊफ हो जाती है। कैसा पत्थर है वो जो ये दिल पर रख कर अवाम के साथ ये ज़ुल्म करते हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि 9 मई के साथ-साथ तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसमें जो आज से 3 साल पहले इमरान खान के साथ, इनके साथियों के साथ जो ज़ुल्म किया गया, जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से बेहुरमती की गई, जिस तरह से एक कौमी लीडर के साथ ज़्यादती की गई, वो मुसलसल आपने देखा होगा। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये 9 मई ऐसा नहीं है कि हुकूमत कामयाब हो पाए और वो ये बयानिया बना पाए कि 9 मई जो है वो बनाया गया, ये मुल्क के लिए दुश्मनों ने किया या इससे मुल्क को नुकसान हुआ, नहीं। 9 मई हमेशा जब भी आएगा उसे ये पता चलेगा कि ये रियासत, ये हुकूमत, ये ताकतवर, ये अर्दली, ये जाली, ये फार्म 47 वाले अपने मुफाद के लिए जो आए ये कर सकते हैं। अपने मुफाद के लिए ये 25 करोड़ों को ज़बह कर सकते हैं, उन्हें कत्ल कर सकते हैं। इन्हें उससे कोई गर्ज़ नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, महंगाई क्या है, आम आदमी क्या है। इन्हें सिर्फ़ इस चीज़ की गरज है कि हम 200-400 जो बंदे हैं, हम बचने चाहिए, हमारे बेनिफिशरी होने चाहिए, हमारे उनकी जो नस्ल है वो बेहतर होनी चाहिए, बाकी सब गया भाड़ में। नाज़रीन, ये अवाम निकलने वाली अब नहीं लगती, क्योंकि आज भी
नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, यही दो इस मुल्क के अंदर हुक्मरान हैं। और ये जब देखें आप इनके इज्तिमाआत में इनके नीचे किस तरह से ये नारे लगाते हैं। और मैं एक और बात पे बहुत हैरान हुआ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, जो ये कहते हैं कि कल के वज़ीर आज़म होंगे, वो कोई जाती उमरा में है और कोई कहीं जाके वहाँ सिंध में बैठा हुआ है और वो वहाँ पैर गुठा कर रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए करप्शन का, मुझे मौका दिया जाए जुल्म का। और जो अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, जो टिकट की भीख मांगने वहाँ जाते हैं, वो यहाँ पर अवाम को क्या रिलीफ देंगे, वो अवाम के लिए क्या करेंगे। हाँ, सिर्फ ये है कि एक जालिम हटाकर, एक चरवाहे की जो जो चौकीदार नंबरदार है उसे हटाकर दूसरे को बैठा देंगे, उसके हाथ में उससे भी मजबूत डंडा होगा और वो इसी तरह से अवाम को मारता रहेगा। अवाम चीखती, पुकारती, रोती, पीटती, बदुआएं देती, धाड़े मारती रहेगी, लेकिन ये अपने हुकूक के लिए निकलेगी नहीं, क्योंकि इसे जिसके पीछे निकलना था उसके साथ जो बेवफाई इस पाकिस्तान की अवाम ने की, लीडरों ने की, इतनी शायद तारीख में मीर जाफ़र और मीर सादिक ने भी ना की हो। जिस तरह से पीटीआई के लोग इमरान खान के टिकट पे जीत कर ऐशियाँ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, अपने अवाम के अंदर लीडर कहलवा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए बोलना, आवाज़ उठाना, उसके हक में बात करना उनके बस में भी नहीं है। कभी तो लावा फटेगा, कभी तो ये जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म होगी। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।